को डोल देने से पैदा नहीं होता है, कैश ट्रांसफर देने से, इनकम सपोर्ट से रोजगार पैदा नहीं होता है। हमने भी इनकम सपोर्ट दिया है, हमने भी लोगों को मदद की कोरोना काल में, लेकिन स्वाति महोदय, अगर रोजगार पैदा होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से, अगर रोजगार पैदा होता है तो मैन्युफैक्चरिंग से। और स्वाति महोदय, किसी ने ठीक ही कहा, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर शुरू किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वायदा किया है। नरेंद्र मोदी ने केवल जनता से नहीं, खुद से वायदा किया है। स्वाति महोदय, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जिक्र हो रहा है। स्वाति महोदय, पिछले 4 साल में इंडिया हैज स्पेंट, विल बी स्पेंडिंग, इफ यू इंक्लूड 2023, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ हम पिछले 4 साल में, इस साल को मिलाकर केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने जा रही है, खर्च कर चुके हैं। आज तक आजाद भारत का इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं हुआ था। इसलिए इस साल के बजट में 35% ग्रोथ, 7.5 लाख करोड़, 7,50,000 करोड़, द आउटलेज हैज बीन इंक्रीज बाय 35%। और कैपिटल एसेट्स थ्रू ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, अगर उसको जोड़ दें तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 10,68,000 करोड़, विच इज 4.1% ऑफ GDP। और स्वाति महोदय, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इफ यू एड 100 rupees, if revenue expenditure increases by 100 rupees, then only 98 rupees is added to the economy. But if you spend 100 rupees as a capital expenditure, 245 rupees is added to the economy in the same year, और बाद के वर्षों में 480 रुपया और इकोनॉमी के अंदर ऐड होता है। स्वाति महोदय, हमने हर चीज को और इसके साथ जोड़ा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिमांड भी क्रिएट करेगा, सप्लाई साइड को भी देखेगा। इट विल क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, ह्यूज जॉब क्रिएशन, स्किल्ड टेक्नीशियन, सीमेंट, स्टील, सैंड, हर चीज की डिमांड बढ़ेगी। और इतना ही नहीं सोचिए महोदय, सिब्बल साहब तो कभी तो राज्यों से संबंध रहा नहीं, 1 लाख करोड़ हमने राज्यों को दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, एंड 50 लाख 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन। आज तो पता है कांग्रेस ने कभी राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन 50 साल के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया था कभी, स्वाति महोदय? और स्वाति महोदय, रोड के सेक्टर में we will be spending 2,42,000 crore. That is the highest ever expenditure in the road sector, and we will be building 25,000 national highways in the year 2023. और एक बात और बताना चाहूंगा, इस बार के रोड के बजट में हमने कोई बोरोइंग नहीं की है। इसके पहले 65,000 करोड़ हमने बोरोइंग की थी नेशनल हाईवे के लिए, एंड दिस ईयर वी हैव सपोर्टेड द नेशनल हाईवे विद द बजटरी सपोर्ट। दे विल नॉट बी टेकिंग एज अ सिंगल पेनी एज अ बोरोइंग। और स्वाति महोदय, इसलिए केवल रोड सेक्टर नहीं, हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, डिफेंस के अंदर 1,52,000 करोड़, रेलवे के अंदर 1,37,000 करोड़, टेलीकॉम में 54,150 करोड़, मेट्रो पर 19,130 करोड़, एटॉमिक एनर्जी पर 1.9% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्वाति महोदय, अगर ये रोजगार पैदा, अगर इससे नहीं हो तो किससे रोजगार पैदा होगा? आप ही बता दीजिए कि रोजगार कैसे पैदा होता है। स्वाति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 14,000 करोड़ बजट था 21-22 का, दिस हैज बीन इंक्रीज 27% इंक्रीज इन द PM ग्राम सड़क योजना टू 19,000 करोड़। और ये नल जल योजना, क्या ग्राम सड़क योजना से रोजगार पैदा नहीं होगा? क्या नल जल योजना से अगर हम 3.8 करोड़ घरों में अगर हम 60,000 करोड़ खर्च कर अगर हम टैप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाएंगे तो क्या जॉब क्रिएट नहीं होगा? अगर 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए अगर हम 48,000 करोड़ पैदा खर्च कर रहे हैं तो क्या इससे रोजगार पैदा नहीं होगा? स्वाति महोदय, मुझे बहुत हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि चिदम्बरम साहब और कपिल साहब जैसे लोग आरी को 20 से तुलना कर रहे हैं।
दे आर कंपेयरिंग रेवेन्यू, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट विद बजट एस्टिमेट। अरे चिदंबरम साहब, इतना तो आपको मालूम है, आप तो इतने बार वित्त मंत्री रहे कि हमेशा बजट एस्टिमेट को बजट एस्टिमेट से कंपेयर करते। अगर मनरेगा में पिछले बार 72,000 करोड़ था और बाद में हमने इंक्रीज किया, इस बार भी बजट में उतना ही रखा जो पिछले बार था। So now you are comparing budget estimate of 2023 with the revised estimate of 21-22, सरस्वती महोदय। और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 111 लाख करोड़, सरस्वती महोदय 20 से 25 तक 111 लाख करोड़ we will be spending on national infrastructure pipeline, world class infrastructure। और सरस्वती महोदय इतना ही नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, ये क्या प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति? रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक, द प्रोजेक्ट्स pertaining to these 7 engines of growth in the NIP will be aligned with PM गति शक्ति प्रोग्राम। PM गति शक्ति और NIP, उन दोनों का अलाइन किया गया। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सिनर्जी अमंग डिफरेंट मोड्स ऑफ मूवमेंट। और सरस्वती महोदय, आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, सरस्वती महोदय प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 14 सेक्टर्स में एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन, एडिशनल प्रोडक्शन विल भी अगले 5 साल में हम पैदा करेंगे। और 3,46,000 करोड़ विल बी स्पेंड एज अ सब्सिडी इंसेंटिव टू द इंडस्ट्रीज इन 14 सेक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में हम खर्च करने वाले हैं एज ए इंसेंटिव। सोलर, हमारे देश के अंदर सोलर पीवीज नहीं है, सोलर जो मॉड्यूल, जो सोलर प्लेट्स होती हैं उनको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। मैं निर्मला जी और पीएम को धन्यवाद दूंगा। दिस ईयर she has increased from 4,500 to 19,000, additional 19,500 crore for manufacturing of solar panels। और सरस्वती महोदय 280 gigawatt of installed solar capacity by the year 2030। सोलर कैपेसिटी 280 मेगावाट नहीं, 280 गीगावाट हम 2030 तक इस देश के अंदर और पैदा करेंगे। इसलिए सरस्वती महोदय, चाहे वो सेमी कंडक्टर्स हो, ऑटो कंपोनेंट्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिकल्स हो, फार्मा हो, मेडिकल डिवाइसेस हो, फूड प्रोसेसिंग हो, टेलीकॉम हो, टेक्सटाइल्स हो, व्हाइट गुड्स हो, ड्रोन्स हो, इस पर हम इतनी बड़ी राशि खर्चा करने जा रहे हैं। और अब कहते हैं कि रोजगार कहाँ से पैदा होगा? सरस्वती महोदय, नरेंद्र मोदी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको मालूम है। इसे किसी ने कहा हम तो दरिया हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम जहां से जाएंगे वो रास्ता बन जाएगा, हम जहां से जाएंगे वो रास्ता बन जाएगा। अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, अगर नरेंद्र मोदी की उड़ान को देखना चाहते हो, अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ ऊंचा करो आसमान को, जितना ऊंचा कर सकते हो आसमान को करो, आसमान को। हम अपना हुनर दिखाएंगे। सरस्वती महोदय, ये जमाना मेटावर्स का है, वेब 3 का जमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। और कहते हैं कि डिजिटल से क्या होगा? कपिल सिब्बल साहब, आप तो कम से कम इस तरह की बात मत बोलिए। डिजिटल करेंसी, दुनिया में अभी तक 9 देश है जिन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, एंड ऑल दीज कंट्रीज आर नेशन आइलैंड्स। बहामास छोटे छोटे देश हैं जिनकी आबादी 4 लाख 5 लाख होगी, उन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। इंडिया विल बी द 10th कंट्री इन दिस वर्ल्ड which will be launching digital currency। इससे ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शन, रिड्यूसिंग यूज ऑफ ब्लैक मनी, चीपर करेंसी मैनेजमेंट, ऑनलाइन पेमेंट मोर सिक्योर एंड रिस्क फ्री, इंटरबैंक सेटलमेंट नॉट रिक्वायर्ड। और सरस्वती महोदय, हैंडलिंग, प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक, मैनेजमेंट ऑफ कैश, और आप इसका मजाक उड़ा रहे। सरस्वती महोदय, डिजिटाइजेशन, क्या बिना डिजिटल वर्ल्ड के क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं दुनिया की प्रगति की दौड़ के अंदर? बजट में घोषणा की गई है 75 जिलों के अंदर डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर 2025 तक देश के सभी गांव तक पहुंचा दिया जाएगा। ई पासपोर्ट, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम,
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक, इसके टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, विच विल क्रिएट 20 लाख जॉब्स का पोटेंशियल जिसके अंदर है। किसान ड्रोन्स, अभी यादव जी कह रहे थे कि किसान कैसे ड्रोन का इस्तेमाल करेगा, तो यादव जी, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स फॉर क्रॉप असेसमेंट, गवर्नमेंट विल यूज दीज थिंग्स, और जो प्रगतिशील किसान होंगे वो भी ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। चिदम्बरम ये कह रहे हैं कपिल साहब कि चैनल से क्या होगा आपको पता ही नहीं, आप तो कभी गांव में गए नहीं। बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है, हर एक भी देश का गरीब नहीं होगा जिसके घर में बिजली नहीं पहुंची होगी। और आप कहते हैं कि टीवी नहीं है। सत्य महोदय, 2 करोड़ बच्चे केवल बिहार के अंदर स्कूल से बाहर हो गए। हमारी सरकार ने तय कि क्लास 1 से क्लास 12 तक, 12 के बजाय 200 चैनल्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सत्य महोदय, ये पोस्ट ऑफिस कल तक केवल लेटर और मनी ऑर्डर पहुंचाने का काम करते थे। अभी तक 20,000 पोस्ट ऑफिस has been converted into core banking, and government has decided in the coming years more than 1,50,000 post office will be converted into core banking. डिजिटल पेमेंट को सरकार प्रमोट करेगी, वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी। और महोदय, जब इतना डेटा पैदा होगा, डेटा का एक्सप्लोजन होगा, तो हमको डेटा सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। और सती महोदय, इतना ही नहीं, तो सरकार ने यह भी तय किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर्स जो सप्लाई करते हैं उनको प्रोक्योरमेंट के लिए 75% उनका जो बिल है विल बी पेड विद इन से 10 डेज। और ये ई बिल सिस्टम होगा, एवरीथिंग विल सबमिटेड ऑनलाइन, डिजिटली साइन बिल्स। इसलिए सती महोदय, ये नरेंद्र मोदी है जो मुश्किलों से भागते नहीं हैं। किसी ने कहा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, उनके कदमों में जहान होता है, पूरी दुनिया उनके कदमों में होती है। तो महोदय, हम टेलीकॉम, अभी तो सिब्बल साहब टेलीकॉम मंत्री थे शायद, 5G हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस साल ऑक्शन हो जाएगा और साल के अंत होते होते हम 5G लॉन्च कर देंगे। एंड सरस्वती महोदय, यू नो द स्पीड ऑफ 5G, इट विल हैविंग 10,000 to 30,000 मेगाबाइट पर सेकेंड, 10,000 to 30,000 मेगाबाइट पर सेकेंड। और 4G की स्पीड कितनी है? 100 to 300 मेगाबाइट पर सेकेंड। और सरस्वती महोदय, इतना ही नहीं, 5G के ऑक्शन से 1 लाख करोड़ मिलेगा। और हम लोगों ने टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज घोषणा की थी सितंबर 21 में, जिससे 30,000 करोड़ फाइनेंशियल 2023 के अंदर इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू उसको इंक्रीज होगा। सती महोदय, BSNL को हमने 2019 में पैकेज दिया था। BSNL को 45,000 करोड़ का कैपिटल हम लोगों ने आउटले प्रोवाइड किया है। और सती महोदय, हम BSNL को भी इस साल 4G में कन्वर्ट करेंगे। और सती महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, हम केवल 5G नहीं ला रहे हैं, आज ही मीटिंग है कि 6G, यानी भारत अभी से 6G की तैयारी कर रहा है। तो 6G का स्टैंडर्ड क्या होगा? और सती महोदय, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सती महोदय, क्यूमुलेटिव, अभी तक पिछले जब से ये लॉन्च हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 21 लाख करोड़, 21 लाख करोड़ अभी तक हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा बेनिफिशियरीज के खाते में पहुंचा चुके हैं। और मालूम है सरकार सर कितना सेविंग हुआ है? 2,22,000 करोड़ सेविंग हुई है। 2,22,000 करोड़ की बचत हुई है भारत सरकार को केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। 4 करोड़ डुप्लीकेट रेशन कार्ड रद्द कर दिए गए, 4 करोड़ से ज्यादा LPG के फेक कनेक्शन खत्म कर दिए गए, 120 लाख मेट्रिक टन रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर सेल में मदद मिली है। और सती महोदय, मोबाइल फोन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो केवल 2 इकाई थी, 2 यूनिट थी मोबाइल फोन की। और आज मुझे बताते हुए खुशी है 2021 में 200 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ मोबाइल फोन्स आर इन इंडिया। और जहां 14-15 में हम 6 करोड़ मोबाइल तैयार कर रहे थे, 2021 में वी हैव मैन्युफैक्चर्ड मोर देन 30 करोड़ ऑफ मोबाइल फोन्स इन दिस कंट्री इटसेल्फ।
और सती महोदय यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, 3,874 करोड़ हमने ट्रांजैक्शन किया एक साल के अंदर यूपीआई के द्वारा, और जिसका वैल्यू है 72 लाख करोड़। और महोदय स्टार्टअप का जिक्र कल कर रहे थे प्रधानमंत्री महोदय, सर यूनिकॉर्न कहते हैं उसको जिसका वैल्यू 7,000 करोड़ से ज्यादा होता है, दैट इज नोन एज ए यूनिकॉर्न। और मैं सदन को बताना चाहूंगा, द ईयर 2021 ड्यूरिंग पेंडेमिक 44 स्टार्टअप्स हैव रीच्ड द स्टेटस ऑफ यूनिकॉर्न इन अ सिंगल ईयर। और इतना ही नहीं तो जनवरी 14, 2021 तक 83 यूनिकॉर्न्स विद अ टोटल वैल्यू ऑफ $277 बिलियन, यानी 83 यूनिकॉर्न्स, इन्होंने 7,000 करोड़ से ज्यादा का वैल्यू इनका हो चुका है। और आज इंडिया यूएसए और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर, और यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स के अंदर पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी 5,50,000 crore were invested by venture capitals and private equity in the startup ecosystem, which is one of the largest in this world. सती महोदय, जो सरकार इतना काम कर रही है और आप कह रहे हैं, सती महोदय, किसी ने कहा है मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। सती महोदय, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वर्ल्ड में हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज इंडिया के पास, चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत के पास है। एफडीआई, वी हैव द हाईएस्ट फॉरेन कैपिटल, फॉरेन एफडीआई इनफ्लो, ये कोविड डिस्ट्रप्शन के बाद हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो इन दिस कंट्री। सती महोदय, एक्सपोर्ट्स 300 बिलियन एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज का हम क्रॉस कर चुके हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम 400 बिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का आंकड़ा पार करेंगे। सती महोदय, इतना ही नहीं, और जीएसटी के अंदर रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन 1,40,000 करोड़, और पेंडेमिक के बावजूद हमने जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन किया है। और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन किया। सती महोदय, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, मैं सदन को बताना चाहूंगा 86 लाख लोगों ने अभी तक उड़ान का इस्तेमाल किया है। अगर उड़ान नहीं होता तो ये गरीब चप्पल वाले लोग और उड़ान का इस्तेमाल नहीं कर पाते। सती महोदय, आईपीओस, वाइंड अप कीजिए, 2 मिनट के आईपीओस। सती महोदय, 21-22 में सो फार 89,066 करोड़ has been raised by 750 IPOs, 75 IPOs ने एक साल के अंदर कोविड के बावजूद, और 89,000 करोड़ जो पिछले 10 साल का हाईएस्ट है। और सती महोदय, अंत में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है 25 जनवरी को, and growth projection released on 25th January by IMF's World Economic Outlook को कहता है India's real GDP is projected to grow at 9% both in 21-22 and 22-23 and 7.1% in 23-24. This project India is the fastest growing major economy in the world in all the 3 years. अगले 3 साल के अंदर भारत दुनिया का सबसे ज्यादा तेज गति से विकास करने वाले देशों के अंदर होगा। अंत में सती महोदय, गरीबों की बात करते हैं, इंडिया टुडे, 1 मिनट और सती महोदय, 1 मिनट केवल। सती महोदय, इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन सर्वे आया है। ये हमारा सर्वे नहीं है, ये इंडिया टुडे मैगजीन का सर्वे है, और वो कहते हैं कि 68% लोग दे आर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पेंडेमिक के बावजूद। 1 मिनट केवल सती महोदय, 1 मिनट केवल। और इतना ही नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म है, उसने सर्वे किया 4 दिन पहले, मिनट में आया है। नमो की पॉपुलरिटी 72%, मैक्सिको के प्रेसिडेंट की पॉपुलरिटी 64%, इटालियन पीएम 57%, जापान 47,
एंड जो बिडेन केवल 41% है। और अंत में सरस्वती महोदय, लहरों को साहिल की दरकरार नहीं होती है, लहरों को, वेव्स को साहिल की दरकरार नहीं होती, हौसले, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। धन्यवाद। लहरों को साहिल की दरकार आप कंक्लूड कीजिए, नहीं उसको होती। सुनने की जरूरत नहीं है, आप कंक्लूड कीजिए। हौसले बुलंद हो तो दीवार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निर्मला जी को इस बजट के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज दोला सेन। मिस दोला सेन, यू हैव 5 minutes. We have 40 times 10 minutes. Another speaker has already spoken about it. Please, now you start. Five minutes or 10 minutes, sir? आप शुरू कीजिए। हाँ। मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। Thank you, Chairman sir, for giving me the chance to speak on budget 22-23. हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि बहुत दिन बाद, एटलीस्ट 3-4 सेशन के बाद, हम सब राज्यसभा से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर को आते हुए, बैठते हुए, बोलते हुए और भाषण देते हुए देखा भी, सुना भी। और अगर यूपी इलेक्शन ना होती, अगर पंजाब इलेक्शन ना होती, अगर गोवा इलेक्शन ना होती, ये संभव नहीं होता। So again, thanking the central government and the treasury bench from core of my heart. Now coming to my first point on budget, unemployment. In 2014, this Modi ji led BJP government claimed that it would create 2 crore jobs per year for we the people of India. And the Honorable Finance Minister in her budget speech this year said that the government would create 60 lakh jobs over the next 5 years for we the people of India. I want to ask, sir, who is telling the truth, by the way? Instead, in reality, what have we seen? Pandemic से पहले ही हम लोगों ने देखा, इंडिपेंडेंस के बाद पहला बार 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन आवर कंट्री. In just 4 years of time, 2016-17 to 2021, and in spite of Modi ji's Make in India policy and call and push, the number of people employed in the manufacturing sector reduced by almost half. In India, 5 million youngsters join the workforce on an average per year. Very unfortunate, but it's the fact that this budget gave no assurance to those youngsters, to the women, to the migrant workers, to the jobless employees, even to the MGNREGA workers of our country. Incidentally, the allocation of MGNREGA fund for this year saw a decrease of 25% from the revised estimate of 21-22 and a decrease of 34% from the actual expenditure of 2021. In this regard, an answer by the minister in Rajya Sabha last week also admitted that even the MGNREGA workers have not been paid rupees 3358 crore in wages. क्या बोला जाएगा सर, जिसको पूरा वर्षों में सिर्फ 100 दिन का काम मिलता, उसको भी इतना वेज बाकी पड़ गए. What a shame, sir, what a shame. Coming to the second point, sir, privatization of profitable government concerns. Honorable Prime Minister is celebrating Amrut Mahotsav for the 75 years of our independence. And what an irony, sir. Modi ji's Make in India has become Sail India virtually. रेल टू वेल, सेल टू BSNL, ये देश बेचो सरकार ने सब बेच रहा है. ये स्वाधीनता की अमृत महोत्सव की शुभ अवसर पर. Actually, the ruling party and their predecessors were not at all in the independence movement. स्वाधीनता संग्राम में कितने सारे लोग शहीद हुए, कितने सारे लोगों की जिंदगी चले गए, इसके बारे में इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि only 1 or 2 reference we can get from the history of their predecessors' role in pre-independence era. कोई सेल्युलर जेल में गए और 4 बार ब्रिटिश से माफी मांग के बाहर आए. नहीं तो किसी और ने यूथ को इंस्पायर करने के लिए बोले
कि ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन कर दिया जाए. So it's obvious that they don't have the respect for our independence, for our independent country, for our nationalism, for our constitution, for our rights and for our democracy. इसीलिए सर इतने हंसते हंसते ये लोग देश को बेच रहे हैं. Another reason is there too. In fact, very unfortunately, this ruling party have won 303 seats in the last Lok Sabha election, and now in Rajya Sabha too, they are majority. So they think and they claim to be the owner of the whole territory, of all the public assets and of all the national assets too. So they started selling these national treasures and assets, considering and assuming that all these are their own private property and they can't do anything. Sorry sir, it's not democracy by the way. ये लोकतंत्र नहीं है, इसको majority के घमंड बोलते हैं. This policy includes privatization or disinvestment in all the profitable central government organizations such as our National Carrier Air India, National Insurer, Life Insurance and General Insurance Corporation, State-owned Oil Refiner, BPCL, IOCL, Traditional Bengal Chemical, Country's Lifeline Indian Railways, Port Trust, Hindustan Paper Corporation, FCI, CLW, SAIL, BSNL, CPSE, RINL, Pawan Hans, etc., etc. And there is 100% FDI, foreign direct investment, 100% for the foreigners in coal sector. And even 74% corporatization in defense sector too. Nationalized banks को भी बेचने का इरादा ले लिया इन लोगों ने. They are selling public assets like roads too on long leases to private companies. और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि there is no clarity on the actual benefit of these proposals. लेकिन हमारी एक क्वेरी है सर, सब कुछ जब प्राइवेट हो रहा है तब सरकार की जरूरत क्या? सरकार को भी प्राइवेट कर दीजिए सर, ये अच्छा रहेगा. Now the 4-year national asset monetization plan proposes to generate and vague rupees 6 lakh crore by selling all the assets and properties of we, the people of India. And what a democratic approach, sir. BJP never mentioned anything about this massive economic overhaul in their election manifesto of 2014 and 2019. If they would have done so and then won the election afterwards, we must think that it's people's mandate. तब ये लोग इस NMP के लिए people's mandate नहीं लिया और उन लोगों से हमको लोकतंत्र की भाषण सुनना पड़ता है. After independence in Congress regime, we have seen the nationalization of bank, coal, insurance, etc. And in BJP regime, specifically Modi ji regime is denationalizing them all. और हमको ये भी मानना पड़ेगा कि ट्रेजरी बेंच स्वदेशी भावना से जागरूक है. हम इकोनॉमिकली बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर, in all respect, as announced by our honorable Prime Minister. कैसे सर? There are some examples. The global hunger index put India at a dismal 101 out of 116 countries. Bhutan भी हमसे आगे है. 84% of households in the country saw a fall in income. 4.6 crore Indians fell into extreme poverty. Inequality and poverty leads to the death of 21,000 people each day, irrespective of COVID-19. The food subsidy bill has fallen, a 28% drop, which also includes the public distribution system. The fertilizer subsidy has been cut, a nearly 25% drop in the raised estimate for the financial year. And is this how, sir, the government aims to achieve its goal of doubling farmers' income? With the Sale India policy and amended labor laws, 4 labor codes, workers and employees are going also to the streets to become beggars. इस सब कुछ को हम लोगों को सबका साथ, सबका विकास मानना पड़ेगा सर. Lastly, sir, I will refer some traditional industry of my state of West Bengal, jute industry. Raw jute is a natural fiber. It is biodegradable, it's eco-friendly, environment-friendly. It has enough scope of diversification from carpet to geotextile to strengthen the roads and the river banks. Obviously, it has enormous scope of export, that is foreign currency earning. India is an agrarian country. Jute is an agro-based industry too. And our country is self-sufficient in jute in respect to both agriculture and industry. And in our country of 135 crore population,
Jute industry is labor intensive too. Out of our West Bengal's population of 10.5 crore, jute industry contains 2.5 crore population as a whole, including agriculture and industry. But sir, jute industry is in dire crisis now. In 1987, Congress regime has announced mandatory packaging act for jute industry so that 100% food grains and sugar will be packed by jute bags. अभी wind up कीजिए. For the sake of 1 minute is 1 minute is left, sir. Please. So that 100% food grains of sugar will be packed by jute bags for the sake of health of us, we the people of India, and for the sake of the survival of the industry. The industry now wants the central government to reduce the raw jute price from 7,200 per quintal to rupees 6,500 per quintal at least, so that they can buy the raw jutes to run the industry. The government must help the jute growers too. But in this ongoing season, the jute industry has already suffered a loss of rupees 1,500 crore due to the dilution of 4.81 lakh bales of Hessian bag orders from Food Corporation of India to Jute Corporation of India in favor of plastic materials, unfortunately, for food grain packaging. Sugar packaging has already been reduced to 20% only from 100%. Only central government can save this industry, but this budget is silent regarding these traditional industries' revival. Let me finish my speech, sir, with our Honorable Prime Minister's reference. उन्होंने कहा इस सदन पर बोले हैं देश की जनता कुछ नेताओं से आगे चल गए. हाँ, ये सच है, ये हम भी मानते हैं. सर, एक सेकेंड सर. क्योंकि if we consider world history, we will see that हिटलरी, तुगलकी, तानाशाही, एंटी कैंपेन, झूठ, साजिश, डिफॉर्मेशन कभी लास्ट वर्ड नहीं होते. हर टाइम लास्ट वर्ड होते हैं जस्टिस, सच, न्याय और पीपल. वी द पीपल ऑफ इंडिया विल टेल द लास्ट वर्ड सर. जैसे बंगाल में पीपल ने इन लोगों को सबक सिखाए 2021 पे ममता जी को लैंडस्लाइड विक्ट्री देके, वैसे ही 2024 में देश की जनता भी इसको सबक सिखाएंगे. थैंक्स सर. नेक्स्ट स्पीकर इज Dr. Kanimoji NVN Somo. Thank you, sir. I rise to address this august house for the first time with utmost humility. I would like to express my sincere gratitude and thanks to our beloved DMK President and the Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, for giving me an opportunity to become a member in this august house. With a pride, I wish to say that I belong to the Dravidian stock. I revere the legendary leaders Thandai Periyar, Peraringer Anna, Kalaignar M. Karunanidhi, with whom my grandfather N.V. Natarajan worked with. My father, the late N.V.N. Somu, was a Minister of State for Defence in the Union government, who died in harshness on his way to address forward troops of Indian Army in 1997 near Tawang in Arunachal Pradesh in a helicopter crash. I am indebted to all of them. Sir, as we enter into the third year of COVID pandemic, we expected the budget 2022-23 would seek to balance short-term fiscal needs with structural reforms to support medium-term growth. However, nothing has been done in this regard, and the road to recovery is very fragile. Every household in the country fails to meet both the ends of the monthly balance sheets. The only sure thing in this last 3 years is the economic uncertainty. Now the Omicron variant has also renewed the economic uncertainty. Even without another full-scale lockdown, substantial fiscal support will be required to keep recovery track month by month. But our Honorable Finance Minister is happy to announce schemes and roadmap for next 5-6 years. There is a saying in Tamil, "Irpadai vittu parapadai pidipadu tagumo." The Finance Minister's action is akin to this. The COVID pandemic has added 20 crore new poor people into the system and robbed more than 20 crore people their jobs. Tourism and hospitality sector was hard hit, and the road to recovery is still very bleak. But the Finance Minister is happy to announce scheme for the next decades. Kura eri kori pidikadavan vaana meri vaigundam ponana. I think the Finance Minister knows the meaning of this proverb. Sir, as a medical professional, I would like to emphasize that the COVID-related medical interventions will still remain a top priority for the foreseeable future. The development in medical infrastructure and public awareness by the state governments has reduced the death toll due to COVID-19 pandemic. Unfortunately, the patients with other ailments
had to bear the heavy burden in the coming years. Than the estimated fund from last year, this year 500 crores of funds have been cut off in this pandemic budget for the health. Unless the budget allocation for medical care and infrastructure increased to 6% of country's GDP, the country may not be in a position to serve its 140 crore population. Though we are optimistic that COVID pandemic would end soon, the government has no clue how to tackle if there is any other virus outbreak in the future. Unless the government gets the right advices of the medical expertise, whatever planned by the government is like putting cart before the horses. Sir, last time there were many deaths due to the unavailability of the oxygen. I think the PM Care Fund can set up oxygen plants across the country in all the government hospitals. It is very important to protect the health of all citizens from the risk associated with any future pandemic. To mitigate these risks, the role of health insurance sector becomes more vital, necessitating a collaborating effort to improve health insurance penetration and the development of healthcare facilities across the country. One of the largest contributing factors to these high prices is the current 18% GST rate imposed on the health insurance premium. The sector has called for a GST rate cut on health insurance premium and granting infrastructure status to healthcare facilities to boost access to quality healthcare. But the government is turning a blind eye in this regard. In fact, there is a need for GST exemption for several life-saving medicines, equipments and services. As per industry reports, an estimated 56 crore individuals from lower middle class to upper middle class do not have any health insurance cover, and it represents about 40% of India's population. Apart from the lack of awareness about the importance of health insurance, the costs associated with even standard insurance products like Arogya Sanjeevani is a deterrent, with prices ranging between rupees 15,000 to rupees 18,000 per year for a family of 2 adults and 2 children, with the senior most member's age being 45. Sir, generally speaking about health is a state subject, but we are at present sitting on a health time bomb, and that healthcare should be accorded topmost priority. The budgetary allocation from the union government is absolutely inadequate to achieve quality healthcare for all. Take for example the success story of Tamil Nadu, sir. The pioneering champion of healthcare in Tamil Nadu is a mercurial leader, Dr. Kalenga, who a beloved leader and Chief Minister M.K. Stalin is following the footsteps of Dr. Kalenga in providing free and good healthcare for poor in Tamil Nadu. Tamil Nadu is the first state in the country to provide free healthcare for all needy patients. In Tamil Nadu, any patient can enter any government hospital without even a rupee in the pocket and still get good treatment and healthcare with required medicine and walk out of the hospital cured absolutely free. Dr. Kalenga is a pioneer champion of free healthcare and health insurance scheme. He has introduced Kalenga Health Insurance Scheme for all way ahead before the union government could even conceive the thought of it. He was a pioneering champion to introduce the free eye care to remove the backlog of cataract patients in the state. It is only after Kalenga and Ilavasa Kannoli Dittam in 1972, the union government has able to conceive the idea of National Blindness Control Program and implement it throughout India. Sir, today Tamil Nadu tops in the country in all the medical and healthcare indices, be it in the doctor-patient ratio, hospital beds patient ratio or hospital PHCs per population. Tamil Nadu has developed a way ahead of other states in the country. This is a remarkable achievement of the Dravidian party rule in Tamil Nadu. While there is an urgency to focus on all the 3 levels of primary, secondary and tertiary healthcare, it is imperative that the union government look towards improving primary healthcare. The budget 2022-23 is a usual bundle of blatant lies and imaginary empty promises that do not reflect the actual accounts of the government's budgeted expenses and receipts. Instead of setting a stage for the country's actual growth and reform trajectory, the budget plummets the hopes of the people into deep, stinky gorges. Failed promises and false promises are the regular feature of the budget documents since 2015. There are promises repeated in the union budget speeches from 2015-16 onwards. The classic examples are housing for all by 2020, double the farmers' income by 22. There are many such, like the linking of the peninsular rivers, 1 crore loan in just 59 minutes for the eligible SME startups, generation of 175 gigawatt renewable energy or green energy by 2022. In 2022, all the promises still remain a distant dream.
Sir, the Housing for All by 2022 announced in 2015 with the aim to construct over 2 crore houses for Indians belonging to particular economic sections. In 2022, the Finance Minister has announced 48,000 crores have been sanctioned for the completion of 80 lakh houses for the eligible beneficiary under the Prime Minister Awas Yojana in rural and urban areas in the year 22-23. At this rate, it may take another 5 years to achieve the desired results. And by the time the backlog of houses required for the poor urban and rural household may go up to another 2 crores, this is only a conservative figure. The real numbers may bring more dark spots in this Housing for All program. Sir, I am immensely proud to also say that Dr. Kalaignar, who introduced the pioneering scheme of providing Pakka house to the slum dwellers way back in 1970s, and later the distribution of free concrete houses to poor people of the sections of the society, namely the Samathuvapuram village housing scheme with 100 houses in each Samathuvapuram. There are so far 145 Periyar Nanavu Samathuvapuram in Tamil Nadu. No other leaders have even dared enough to thought of constructing houses for Dalits along with the other communities to promote social equality and uphold social justice in the country. This has also been allotted to the poor, transgenders and to the physically disabled. Had the Samathuvapuram schemes were replicated throughout India, we could have established a social equality among the people. At least from now on, I would like to urge the Union government to take a leaf out of Dr. Kalaignar and his far-sighted social upliftment program, sir. Sir, ever since the government has imaged the railways in the general budget, its importance has been reduced and the stage is set for the privatization of railways. It took 67 years for the rulers from Jawaharlal Nehru to Manmohan Singh to develop railways into one of the world's largest network and employers. But Honorable Prime Minister will take less time to derail the great Indian railways. The commercial sale of railway routes to private players means dividing the Indian railways into two. One for the rich, elite and affordable, and another for the poor, downtrodden, unaffordable people. It will create all the stations into two, one for the rich class and another for the poor class. This will lead to the discrimination like in the colonial times. Are we heading towards such discrimination and division? Indian Railways so far has been a symbol of Indian unity and social integration. It is the prime duty of the Union government to maintain the same levels of unity, integration, communal and social harmony in railways. Sir, a stepmotherly treatment in Tamil Nadu by the Union government budget stands exposed again. Under the fund allocation for the new railway lines, it has been granted rupees 59 crore for 11 projects, out of which 10 projects have been allocated only a token amount of rupees 1,000. Whereas the Northern Railway gets the highest share across all zones, with rupees 18,926 crores for 14 projects along with a token amount of rupees 15,000 for 15 other projects. Make in India, make for world is mantra Prime Minister Narendra Modi gave in his 2020 Independence Day speech. For this vision to be successful, over 6.3 crore MSMEs must be taken on board. Whether the Finance Minister has taken any serious note on it needs an answer. To ease credit and liquidity concerns, the Emergency Credit Line Guarantee Scheme should be expanded further to ensure outreach among smaller enterprises within MSMEs. MSMEs need support to improve production and exports to attain Atmanirbhar Bharat or self-reliance in line with Prime Minister's vision. Sir, Tamil Nadu is India, India is Tamil Nadu. When Tamil Nadu progresses, India too shall progress. Tamil Nadu is a champion state as far as the socio-economic development is concerned. Whether it is education, employment and economic generation, income generation, infrastructure development, wealth creation, enterprises, health infrastructure, social justice and communal harmony, Tamil Nadu stands second to none other in the country. Unfortunately, the centre sometimes deny and jeopardize the rightful share to Tamil Nadu. Even in the 1960s, our great predecessors have said, "Vadakku vaalgirathu, Terkku theigirathu." I strongly believe that the same situation is still continuing. In spite of facing denials of various kinds, Tamil Nadu has remained a pioneering champion in the country. Thanks to the political renaissance created by our party, DMK, spearheaded by our genius leader, Peraringer Anna, sustained by one and only Dr. Kalaignar. Now the baton has been handed over to our beloved Chief Minister, M.K. Stalin. The people of Tamil Nadu, especially the poor, downtrodden and oppressed, the religious, the linguistic minorities, feel that they are very much safe in the hands of Muthuvel Karunanidhi Stalin, the statesman par excellence. Thank you. Thank you.
Dr. Kanemoji. Now, and the next speaker is Elamaran Korim. Is it there? Ah, yes, please. Thank you, sir. I would like to mention that this is an anti-people budget aiming for all-out privatization. I call this government 3A government. A government of Adani, Mr. Karim, for Adani, you have only 8 by minutes Adani. because rest of the time has been exhausted of your What is party. that? What is that? So you have 8 minutes. 8 minutes? No. 12 minutes. I have to... चार हम लोग पढ़ाएंगे चलिए ना Your This other budget is full speaker of high has, decibel sound taken, bites with no substances. Your other speaker has taken the rest of the time. So you will have 8 to 9 minutes. You can. Yes, we can adjust, sir. Yes, we all know that budget is presented in the backdrop of an economic scenario when majority of the people are facing unimaginable miseries in the form of huge loss of livelihood, loss of earnings, deepening poverty and intensified hunger in the midst of unprecedented price rise of fuels and essential commodities. Sir, unemployment is so bad that there are job riots in Bihar and UP. Wealth and income inequalities are among the worst in the world. Millions have been pushed into poverty because of the pandemic and the lockdown. And inflation is accelerating even in the midst of massive unemployment. No budget in the recent period had been presented at a time when the economy is going through such a challenging situation. In this scenario, what was needed in the budget was a big push towards job creation and increasing domestic demands. But this budget failed miserably in addressing these issues. Union Budget 22-23 has been presented in the overall background of desperate and destructive privatization drive, forgetting the need of the common man. The so-called inclusive growth, financial inclusion mentioned by the finance minister in her speech displays shameless hypocrisy of the union government. Sir, the total budgeted government expenditure for 22-23 is 39.45 lakh crores, which is just 4.6% higher than the revised estimate for 21-22. That means the increase is below the rate of inflation and hence also below the growth rate of real GDP of 8.5 projected by the economic survey. The budget has proposed a growth in total expenditure by around 1.75 lakh crores from the revised estimates of 21-22. But as percentage of GDP, the total expenditure has come down from 17.8% in 2021 to 15.3% in 22-23 budget estimates. This squeeze on expenditure is visible not merely in the central government expenditure. By squeezing the transfer of resources to states, the state governments are also being forced to do the same. These transfers are to come down from 6.91% of GDP in revised estimate of 21-22 to 6.25% in 22-23. The growth of revenue receipts has primarily grown as corporates were able to accumulate profits during the pandemic, reflected through increased corporation tax realization and also garnered through GST hike and petroleum price from indirect taxes levied upon the common people. The revenue expenditure budgeted in 22-23 of Rs 3.19 lakh crores supposed to include the welfare schemes named after Prime Minister marks an increase by less than 1%. Despite a huge increase in GST collection as claimed by Finance Minister in her budget speech. The allocation of MNREGA is reduced to Rs 73,000 crores from 98,000 crores the previous year. In the face of increased intensity of widespread hunger,
Food subsidy is also reduced. National food security has been slashed down by 30%. Fertilizer subsidy has been also drastically cut by 25%. Petroleum subsidy by 11% in the face of the skyrocketing fuel price. Even the allocation for midday meal scheme, that is for the poor students, now renamed as PM Portion, faced a drastic cut by 1,267 crores. Sir, budget did not bother about the miseries being faced by the working people during the pandemic in the form of loss of livelihood and earnings, and also widespread informalization of employment. Despite demands for relief and expansion of social security for all, the budget remained absolutely in a denial mode for the working people who actually create wealth for the nation. The budget does nothing to stimulate demand for affecting the economic revival and also for providing relief to the working people. The outlay for a whole range of programs that provide relief to the poor have actually been slashed compared to last year. Sir, what was required was introducing an urban employment guarantee scheme. On the contrary, it has cut down expenditure of MNREG. Sir, MNREG is a demand-driven program. Funds will be made available if the demand crisis for such funds, that is the claim of the government. But if the wages are delayed, the enrollment in the employment may get reduced. So, these lifeline projects introduced by the UPA government, now you are killing that project through these budgets. Sir, the privatization, the budget is presented in the overall background of desperate and destructive privatization drive, embracing the infrastructure, manufacturing and mineral sector, facilitating transfer of our resources from national exchequer to private hands. So, the corporates could double their wealth during this pandemic, COVID pandemic. The finance minister at the very beginning of her budget speech itself was praising the government for its successful sale of the national carrier Air India and Neelachal Ispat to the Tatas. The budget has reiterated government's commitment of further transfer of state-owned capital assets to private sector, both domestic and foreign. In fact, under this regime, economic policy making is gradually moving towards purely anti-people destructive trend, much to the detriment of the national interest. Sir, on farmers, what was the promise in the budget of 2021? Point 22 in the budget 2021, it said, our government is committed to the goal of doubling the farmers' income by 2022, this year. Sir, a commission was appointed by the then government, Ashok Davle Commission. That commission gave the report, 14-volume report. It is still sleeping in the shelf of the government. Now, in this budget, there is a single word mentioning regarding the doubling the income of the farmers. In contrary, the revenge to the farmers, what you have done, the farmers' reliefs are cut short by drastically. Procurement cumulative price of non-waiver were not even addressed. We have two more speakers. Yes, I am concluding, sir. Total allocation was 4,74,750 crores in 21-22, which has now fallen to 3,70,303 crores. That is over a lakh crore reduction. That is a revenge on the farmers who were. The share of the rural development in the budget has also fallen from 5.59% to 5.23%. Allocations for all major schemes for farmers have also seen budget cut. The allocation for procurement of FCI and under decentralization procurement sum has been reduced by 28%. Allocation for funds for the fertilizer subsidy has been reduced by 25%. Under PM Kisan, 12.5 crore farmer households are supposed to be provided 6,000 rupees each, which requires an allocation of 75,000 crores, but only 68,000 crores are allocated. Thank you. You conclude. And finally, one minute, sir. Please. In the post-COVID period, there is a need for provide more assistance to states, including Kerala, but the budget has been
inconsiderate and silent on this. Should have Even liked with to the hear not you aid the more, taking but forward there is no development of time. Kerala. I mean, there's Kerala has paucity always of time. raised so many demands. Again, I have to and request, aims, a railway zone and Mr. other Ajit Bhuya. important projects which were put Will to you the speak government. today or It is tomorrow? not considered. It is very sorry to say. So I can't support this budget. Thank you, sir. So you speak tomorrow. Now, Mr. Sanjay Singh. आपने मुझे इस बजट पे अपनी बात कहने का मौका दिया। सर, मैं इस बजट पे और इनके डिजिटल इंडिया पे राजीव जी की एक कविता है, वो एक बड़े अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा है, वो सदन के सामने सुनाना चाहूंगा। खाओ डिजिटल, गाओ डिजिटल, देश का बैंड बजाओ डिजिटल, रुपया डिजिटल, बैंक भी डिजिटल और सेना का टैंक भी डिजिटल, बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल गोली, डिजिटल ईद और डिजिटल होली, डिजिटल सड़क पर डिजिटल कार, डिजिटल संसद और सरकार, डिजिटल खेत में करो किसानी, डिजिटल खाद और डिजिटल पानी, डिजिटल दूध और डिजिटल गाय, डिजिटल चीनी, डिजिटल चाय, भर के खाओ डिजिटल रोटी और फिर कर दो डिजिटल पोटी। ये इस बजट के बारे में एक कवि की प्रतिक्रिया है मान्यवर। और जो इस सरकार के दावे हैं अब उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं मान्यवर। इन्होंने कहा है कि 60 लाख नौकरियां देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो स्वयं स्वीकार कर लिया, पहले तो आप 2-2 करोड़ करके लोगों को मूर्ख बनाते रहे और अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2 करोड़ आपके बस की नहीं है। अब आप 60 लाख नौकरियां देने की बात कह रहे हैं। और आप नौकरियां कैसे दे रहे हैं नौजवानों को मान्यवर? 35,000 रेलवे भर्ती के लिए 1 करोड़ नौजवानों ने उसमें फॉर्म भरा और उसके बाद जब उसका परिणाम आता है उसमें घोटाला और गड़बड़ी की जाती है। जब वो नौजवान सड़क पर नौकरी मांगने के लिए निकलते हैं उनको लाठियों से पिटवाया जाता है प्रयागराज में, उनको पटना में लाठियों से पिटवाया जाता है, घर में घुस के लाठियों से पीट पीट के आप नौकरी दे रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ छोड़ के आप नौकरी दे रहे हैं। आप कर्मचारियों की बात इस बजट में कर लीजिए मान्यवर। जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने इस बजट में वो भी नहीं दिया। इसके साथ साथ मान्यवर आपने इस बजट में किया क्या है? 22 तक सबको घर देने की आपकी योजना थी, वो 22 तक घर देने की योजना भी पूरी तरीके से जमीन पर उतर के नहीं आई, वो भी फेल साबित हुई। जब आपसे पूछा जाता है सरकार की उपलब्धि क्या है, सरकार की आमदनी क्या है, आप सीना ठोक के कहते हैं अरे हमने तो आमदनी बढ़ा दी, देश का एयरपोर्ट बेच दिया। फिर आपसे पूछा जाता है कुछ आमदनी बढ़ी क्या सरकार की, कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बढ़ा दी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, बीपीसीएल बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, बैंक बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेचने का काम किया। ये आपका मेक इन इंडिया है, ये आपका डिजिटल इंडिया है। मान्यवर मैं खत्म कर रहा हूं मान्यवर, मैं मनरेगा की आप बड़ी पीठ थपथपाते हैं अपनी, मनरेगा की चर्चा बहुत होती है, मनरेगा का बजट आपने खत्म कर दिया, खाद की सब्सिडी आपने कम कर दी। इसका मतलब जो गरीबों को अन्न देने की योजना है वो भी योजना एकमात्र आपकी दिखावा है और मार्च के बाद गरीबों को अनाज हिंदुस्तान में मिलना बंद हो जाएगा। अंत में आपके माध्यम से एक ही इस सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना ध्यान देश की तरक्की पर लगाइए, देश को आगे बढ़ाने पर लगाइए। बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, गुंडागर्दी मत कीजिए। आप तय करने वाले कोई नहीं होते, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या कैसे रहेगा, कौन Zafar Islam, I'm sorry. Please. Thank you very much, sir. First of all, I would like to thank my party and my leaders for giving me this opportunity, and also thank you for giving me this opportunity, sir. Sir, I want to
really congratulate the Honorable Finance Minister. Under the leadership of the Honorable Prime Minister, she has presented a very important budget. It is an all-encompassing budget where it has taken care of everyone. So there is something for everyone in this budget. सर, लेकिन इस बजट को मैं बहुत लोगों को सुन रहा था, यहाँ पर बहुत पुराने जो मंत्री भी रह चुके हैं ऑपोजिशन बेंच पे, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स को मैंने सुना जिन्होंने बजट के बारे में काफ़ी टिप्पणियाँ की। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सर, बजट को किसी बैकड्रॉप पे देखना चाहिए, किसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। आइसोलेशन बजट को कभी नहीं देखना चाहिए। जब बजट प्रेजेंट करती है सरकार तो उसका कोई मकसद होता है, और उस मकसद को देश के मकसद से को अकेले रख के नहीं देखना चाहिए। इस बजट में सरकार ने जो बजट पेश किया, इसको आइसोलेशन में नहीं, साइलो में नहीं, बल्कि इस बजट को एक कंटिन्यूटी में देखना चाहिए कि पिछले सारे जो बजट अभी तक पेश किए गए हैं सर, और जितने आत्मनिर्भर पैकेज रहे, और जो सरकार 2014 से जो एक चरबराती इकोनॉमी को सुधारने की जो कोशिश कर रही है 2014 से, उसी नजरिए से देखना चाहिए कि उस पूरे 7 सालों में जो हमने बहुत सारे जो रिफॉर्म्स किए हैं, रिफॉर्म मेजर्स लिए हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, पॉलिसी रिफॉर्म मेजर्स किए हैं, और बहुत सारे जो ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे आज जो है इकोनॉमी जो है एक बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी उभर के आई है। ये हमें सबको मालूम है, और मेरे ख्याल से अपोजिशन बेंच को ही मालूम है कि हम 2 साल, एक तीसरा साल है सर जब हम कोविड से जूझ रहे हैं सर। हमें बधाई देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को के और देश के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे और सारे साइंटिस्ट को कि आज हम बड़ी अच्छी स्थिति में, बड़े सुरक्षित स्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक लीडरशिप थी, इसके पीछे एक सोच थी, और प्रधानमंत्री इसके बधाई के पात्र है। लेकिन उससे हट के मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये कोविड आया, और कोविड के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए जब Shri Jafar Islam, it is beyond 3 now. The 3 House was supposed to adjourn. But we have some pending business like special mentions and all, very short business. So we want to finish it. If the House we want to extend the House for another 15 minutes. If the House agrees. Okay. Okay. So thank you, sir. Yeah. Yeah. Let him. He has just started. He will. Please. Please carry on. Thank you very much, sir. I'll finish in 15 minutes. So I was talking about the period we had in COVID, और वो 2 साल का वक्फा जो तीसरा साल है सर, उसमें हमने जो तकलीफों का दौर देखा है, जिस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चरमराई, जिस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी लड़खड़ाई, भारत को एक्सेप्शन देश नहीं था, भारत की अर्थव्यवस्था को भी असर पड़ा। लेकिन हमने जो रिफॉर्म्स मेजर लिए थे, आज जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इकोनॉमी अच्छी हालत में नहीं है, वो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज के हालात में अगर इकोनॉमी को देखिए सर, तो आज के हालात में अगर आप देखिए तो इकोनॉमी जो है सबसे तेजी से चल रही है। इस बार का हमारा जो 9.2 का जो जीडीपी रहा है, जीडीपी ग्रोथ, वो अपने इस बात को दर्शाता है कि हम एक बुरे दौर से वापस आ गए हैं। हमने रिकवरी मोड में है, रिकवर करके तेजी से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। जिस पैरामीटर पे देखिए चाहे सर, जितना भी आप जिस पैरामीटर पे भी अगर देश की इकोनॉमी को देखेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। चाहे आप देखिए एक्सपोर्ट का नंबर देखिए, चाहे टैक्स टू जीडीपी नंबर देखिए सर, रिकॉर्ड हाई है टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है इस बार का, जो है हमारा बजटेड जो फिगर था सर, बजटेड जो 2022 फाइनेंशियल ईयर का जो बजटेड बी था वो 9.8% था, 9.9% सर, बट इवेंचुअली 10.8% जो है रिवाइज एस्टिमेट जो है 10.8%, दैट ओनली सजेस्ट कि इकोनॉमिक रिकवरी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और ये 10.8% सर अगर आप देखिए पिछले 2 डिकेड में सबसे ज्यादा जो है इस बार जो है टैक्स टू जीडीपी जो बेस्ट नंबर जो है वो इस बार का रहा है। और इस बार जब देखिए अगर आप इस पे एक्सपोर्ट्स का नंबर देखिए तो एक्सपोर्ट्स का नंबर जो है सर ऑल टाइम हाई चल रहा है सर, पर मंथ जो है वो $33 बिलियन का चल रहा है। अगर आप देखिए क्रेडिट ऑफटेक जो है नहीं हो रहा था, बिकॉज पिछली सरकार ने इतने लोन बांट लिए थे, उसके बारे में कभी नहीं बात करते हैं कि हमने इतने लोन बांटे, लेकिन वो बात करते हैं कि लोन जो वापस कभी नहीं, उसको सुधारने के बाद डिलेवरेज कंपनी करने, जो लेवरेज इतना कंपनी कर चुकी थी उसको उन्होंने डिलेवरेज किया। और अब इकोनॉमिक रिकवरी के साथ साथ ये भी दिख रहा है कि देखिए क्रेडिट ऑफटेक भी है।
अभी 9% प्लस में क्रेडिट ऑफ टेक है, जो कि पिछले महीने में 7% था। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि सर इकोनॉमी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बैक इन ऑर्डर, और इट्स मूविंग वेरी फास्ट। दैट्स व्हाई अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और दुनिया के जो निवेशक है वो हिंदुस्तान में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो रिकॉर्ड जो है हमारा FDI है 62 बिलियन, अगर प्रोरेटा बेसिस पे देखें तो 64 बिलियन डॉलर जो है हमारा आएगा। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए कि इंडिया को आप ब्राइट स्पॉट देखते हैं। क्या सोचते हैं सर ग्लोबल इन्वेस्टर्स, क्या सोचते हैं? ग्लोबल इन्वेस्टर्स देखते हैं दो चीज़ की, देश की अर्थव्यवस्था में एक ऐसी लीडरशिप के हाथ में है जो कि ठीक है कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था सबकी खराब हुई थी, क्या ऐसी लीडरशिप है जो इसको अच्छे डिसीजन ले सकती है और उसको वापस पटरी पे खड़ा कर सकती है। तो आज हमने ये देखा कि उस इकोनॉमी को जो वापस ऑर्डर पे आई, उसके बाद इसको और तेजी से कैसे ले जाना है, उसकी भी जो है इस बजट पे पेशकश की। जो बहुत छोटे संक्षेप में बोलूंगा सर, अभी कुछ हमारे सीनियर लीडर जो अपोजिशन के वो कह रहे थे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखिए तो आपने कोई ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके रखा था 70 सालों में कि जिसको हमने खराब कर दिया हो। हमने तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के अगर हिसाब से देखें, CAGR जो एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया, उस पर 23% हमने जो है वो उस रेशियो से हमने खर्च किया है। इसलिए कि वो कंपेयर कर रहे हैं कि पर कैपिटा दुनिया की 20% आबादी हिंदुस्तान में रहती है, पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है, $175। अरे आप कंपेयर करना है तो करिए कि इटली और उसको भी देखिए कि आपने जिस समय में उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो आपने क्या किया। आपने तो दुनिया के जो 200 कंट्रीज में के बाद आप आते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जबकि आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट है आपका अमेरिका का है, आपका इटली का है, जो कि नंबर 1, नंबर 2, आप फ्रांस और जर्मनी की बात करते हैं। ये इन सब कंट्रीज की बात करते हैं जिन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड लिया था सर। जब हम सो रहे थे तो उन्होंने लीड लिया था। अब ये सरकार जो है लीड ले रही है, इसीलिए खर्चा भी कर रही है। और उसका ये भी दिख रहा है कि आज जो पिछले साल बजट में सबसे बड़ा लार्ज एलोकेशन हेल्थ सेक्टर में हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि जो गांव-गांव तक जो हमको आज राहत पहुंचाने का काम हम कर पा रहे हैं, जो हमने जो गांव-गांव में जो हेल्थ केयर सेंटर जो हम खोल रहे हैं, इससे किसको फायदा होगा? इससे आम जनता जो आज भाग के अगर छोटे शहर में, हम जैसे लोग जो छोटे शहर से आते हैं सर, तो हमने बचपन छोटे शहर में गवाया है, तो हमने छोटे शहर में जब हमने गुजारा तो देखते थे कि कोई बीमार पड़े तो उसको किसी बड़े शहर में ले जाना पड़ता था। आज इस सरकार की एक कोशिश है कि हर छोटे शहर में क्या अस्पताल हो, मेडिकल सेंटर हो, ऐसे सेंटर हो जिसमें इलाज हो सके। तो ये सरकार की सोच है, आपकी सोच नहीं थी। आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन आप अपना इंट्रोस्पेक्ट नहीं करें कि आपने क्या किया था। उसी तरह से अगर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं सर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में हमने इस बार जो है एजुकेशन सेक्टर में 1 लाख एजुकेशन के लिए 1 लाख करोड़ का जो है बजटरी एलोकेशन किया है। आप जरा 2014 में देख लीजिए आपका क्या बजटरी एलोकेशन था। आपका बजटरी एलोकेशन था नॉट इवन 50,000 करोड़। वहां से हम अपने 7 सालों में डबल कर दिया सर बजटरी एलोकेशन। आप इसलिए कि हम चाहते हैं कि गांव-गांव तक एजुकेशन में हर तरह का वो सपोर्ट मिले अपने आने वाली पीढ़ी को, ताकि वो पढ़ लिख के आगे बढ़ पाए। सर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस बजट में क्या है। इस बजट में लोग कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। साहब अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ठीक होगा? आपने तो बार बार CMI का डेटा, आपने हर जगह पे आप CMI का डेटा बात करते हैं। जब आप CMI का डेटा ले लीजिए, पिछले जो प्री कोविड लेवल और अभी ले लीजिए, तो आपको समझ में आएगा प्री कोविड लेवल में जो सिचुएशन थी उससे वापस आ गए। कोविड लेवल में जितने 24% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वापस आ गए, हम ठीक से आ गए हैं। और जब तेजी से इकोनॉमी बढ़ रही है और जब इस तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हमने कमिट किया है कि हमारा फोकस क्या है सर कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। आप कह रहे हैं कि डिमांड कंजम्पशन बढ़ेगी। कैसे डिमांड कंजम्पशन बढ़ेगा? सिर्फ पैसा बांट देने से, या कि परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है? परमानेंट सॉल्यूशन कैसे निकलता है सर? जब आप इन्वेस्ट करेंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करेंगे, इसलिए कि मल्टीप्लायर इफेक्ट है इसका GDP पे। आप अगर चाहे ₹1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, रेल में करते हैं, तो 5-5.5% रुपये उसका नेशनल GDP में कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों को लेते हुए आप रोड पे करते हैं तो 3-3.5 रुपये का होता है। उसी तरह से हमारे सरकार का फोकस और जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ेगा, जब जैसे ही हम कैपेक्स जो अपना जिस तरह से शुरू होगा,
तो जाहिर है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइवेट कैपेक्स शुरू होगा, प्राइवेट कैपेक्स शुरू होगा तो नौकरी और बढ़ेंगी। तो ये तो बिल्कुल वर्चुअस साइकिल है सर। हमारी सरकार ने उसको ध्यान रखते हुए किया है कि हम इस तरह की पॉलिसी लेकर आएंगे ताकि परमानेंट सॉल्यूशन, हमारे पुराने जो सरकारें रही हैं उनकी सोच होती थी कि कुछ बांट दो, थोड़ा सा बांट दो, उनको छोड़ दो, उनकी स्थिति में छोड़ दो। लेकिन हमारी सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम मजबूत बनाएंगे, हम एम्पावर करेंगे, हम हाथ थामेंगे, हम ऐसी सिचुएशन बनाएंगे, हम क्रिटिसिज्म से कतराएंगे नहीं, बल्कि हम उनको मजबूत करेंगे। अपोजिशन क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन अपोजिशन को मालूम है कि पटरी पे चल रही है सरकार, इकोनॉमी, और तेजी से चल रही है। जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है, क्रिएशन की बात कर रहे हैं हम, जॉब क्रिएशन होगा, इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन होता है सर। सबसे ज्यादा डिमांड, एग्रीगेट डिमांड की जो बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा इसी वक्त ये इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ेगा। हमने 7.5 लाख करोड़ किया सर। 7.5 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आप जरा सा 2014 में देख लीजिए, आपको अपना बजट भी देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि 2014 में आपके बजट पे 2 लाख करोड़ के लिए आपने पूरा कैपेक्स के लिए डाला था, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अभी 7.5 लाख करोड़ है। और उस वक्त के साथ देखिए सर, बजट जो जीडीपी का साइज आप 2014 में छोड़ा था जीडीपी का साइज 112 लाख करोड़ का। आज हमारी जीडीपी का साइज जो है, जीडीपी का साइज है 258 लाख करोड़ का। जो FY23 का जो बजट खत्म हो रहा है, वाइंड अप कीजिए सर। 5 मिनट, 3:15 है सर, 3:15, 15 मिनट जो आपने दिया तो उसी में बोलूंगा। इसके बाद और एजेंडा है सर, बस 5 मिनट में, बस 5 मिनट। मैं अपनी बात संक्षेप में खत्म कर रहा हूं सर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए सर, इस बजट का जो Either you will have to wind up now or you will speak tomorrow. नहीं सर, मैं वाइंड अप कर रहा हूं, 2 मिनट में वाइंड अप कर। So in 1 minute you wind up. मेरे Because I have कल another business. No, don't. You address to the chair and listen to the chair. Sir, you have sir, 1 minute sir, to finish. Sir, I will conclude. I will Finish in conclude, 1 sir. minute. I will go to the another agenda. I'll conclude in 2 minutes, sir. Sir, my final. I'm just Only 1 concluding, sir. Sir, the focus of this budget is growth oriented. The government has very clearly committed large allocation, budgetary allocation for capex. That will ensure that there is enough job creation, there is enough demand, there is enough consumption, and obviously there will be a virtuous cycle for private investment as well. Sir, दूसरी चीजें जो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें फोकस रहा है सर, कि हमारे जो चाहे वो रूरल सेक्टर हो, अगर रूरल डेवलपमेंट में देखें तो इस बार हमने I'm going to the other agenda now because the house has other business also. If you have not finished, you can finish it tomorrow. Well, I have not finished, sir. I've just started, but anyways. You can continue tomorrow. You can continue tomorrow. Will you? You can continue tomorrow. Sir, there is time constraint. Okay, so okay, either you finish it now. Sir, if you give me 2-3 minutes, I'll finish it. It already. There is no time. I cannot make another extension of the house. I'll have to take sense of the house. So please, you will speak tomorrow. So I'm going to the sir, I'm just concluding it, sir. I'm concluding it, sir. No, sir, not now. Now you'll speak tomorrow. Now, now special mention, Professor Manoj Kumar Jha. Don't have to read. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. It is with regard to demand to contain damage by arsenic contamination as a priority. The government must take action on it, ensure a speedy delivery of purified water under Jal Jeevan Mission, and rehabilitate the people affected by poisonous contamination. Table of the House, my special mention to address the anomaly in defense disability pensions. Thank you. Sri ZVL Nasimara. Mention is about Lepakshi monuments, to give World Heritage status to the Lepakshi monuments. Thank you. And the allocation of funds for conservation and promotion. Only you have to lay. है कि देश का नाम केवल भारत हो, एक देश एक नाम। दुनिया में शायद भारत ही सा देश है जिसको आप ले कर दीजिए बस। जी धन्यवाद। श्री केसी राममूर्ति। The concern over wastage of food in the country, need for sensitizing people about the importance of food.
Thank you. The House stands adjourned to meet at 11 hours tomorrow. So to meet at 10 hours on Thursday, the 10th February 2022. Thank you.